Welcome to MediJEE classes. This is sixth lecture of current electricity class 12 physics. Okay. Now इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ दैट इज जंक्शन रूल एंड लूप रूल का स्टडी किया था. आज हम किरचॉफ लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर हम प्रोसीड करेंगे अपना व्हीटस्टोन ब्रिज की ओर. रीजन कि जो ये टॉपिक है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बोर्ड में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक का जो आपका किरचॉफ लॉ है उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे. देन आफ्टर हम नए टॉपिक पे जाएंगे. ओके, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन कुछ डायग्राम बेस्ड ही, जो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है वो जनरली डायग्राम बेस्ड ही आता है. तो चलिए ले लेते हैं कि एक सेल है, एक बैटरी लगा हुआ है, एक दूसरा सेल है, बैटरी लगा हुआ है. एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो उसके बेसिस पे आप अनदर दूसरे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम. हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 5 इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े. बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं हो. नाउ सबसे पहला स्टेप किरचॉफ लॉ से अगर आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है करंट को डिवाइड करना. सर्किट में करंट को डिवाइड करना जो कि पहले से नहीं दिया रहेगा. ओके, तो यहाँ पे कितना सेल लगा हुआ है? दोनों सेल एक दूसरे के पैरेलल में है एंड वी नो दैट इन पैरेलल करंट आर डिफरेंट. पैरेलल आर्म में करंट का वैल्यू अलग अलग होता है. इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, या एक और मैं सेल लगा देता हूं, उससे क्या होगा कि एक ही साथ 2-3 एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे. इसके बीच में 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया तो ये आपका एक साथ 2-3 थियरी को क्लियर कर देगा, एक ही एग्जांपल. सो इसमें 3 सेल लगा हुआ है जिसमें से 2 सेल सीरीज में एंड थर्ड सेल इसके पैरेलल में. तो ओनली इन पैरेलल आर्म करंट का वैल्यू डिफरेंट होता है. ओके, तो पहला काम है करंट डिवीजन. तो इन दोनों में अगर मान लीजिए कि ये 15 वोल्ट है. ओके, मैं सॉल्यूशन पर्पस के लिए इजी पर 30 वोल्ट ले लेता हूं. तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इस पूरे आर्म में एक ही करंट होगा. अब आप चाहो तो करंट का डायरेक्शन इधर ले लो, आप चाहो तो करंट का डायरेक्शन इधर ले लो. जब आप आंसर लाओगे तो करंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, जिसका मीनिंग होगा कि नहीं, अगर आपने करंट इधर लिया है तो करंट का वैल्यू इधर होगा. ओके, वो खुद ब खुद ला देगा. बट जैसे कि अपने को पता है कि ज्यादा वोल्ट वाला जो है वो करंट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही ले लेते हैं कि इन दोनों में मिला करके ये करंट जा रहा है आपका, मान लीजिए I1. ठीक है, ये दोनों में, यानी इधर भी. अब एक रूल होता है कि जिस सेल से जितना करंट बाहर जाता है उतना ही करंट इन करता है. तो अगर मैं इधर से I1 करंट किया हूं तो इधर मैं I1 करंट पहले लिख दूंगा, बाद में डिसाइड करेंगे कि वो कहां कहां गया. लेकिन जिस आर्म से करंट निकलता है उसी आर्म में सेम अमाउंट में करंट जाता है. अगेन यहां पे सेल लगाया तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा, तो मैं इसके करंट को मान लेता हूं I2. ओके, अब I1 I2 है तो अब इसके बाद इधर कोई सेल लगा नहीं है तो ये कोई करंट प्रोड्यूस करेगा नहीं, लेकिन इन दोनों का करंट इधर से क्रॉस कर सकता है. ओके, तो देखिए कैसे क्रॉस करेगा. तो ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो ये मान लीजिए यहाँ पे है आपका I3. ठीक है, हेयर करंट इज I3. नाउ ये I3 करंट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका I3 जाएगा, इसमें भी करंट I3 जाएगा. यहाँ से I2 निकला है तो 100% I2 यहाँ पे इन करेगा. ठीक है, तो ये करंट डिवीजन हो गया. करंट डिवीजन बहुत ही ध्यान से करने का है, क्योंकि एक भी करंट में अगर चेंजेस हुआ कि जिधर से करंट कुछ और ले लोगे तो आंसर गलत आएगा. ठीक है, नाउ करंट डिवीजन फॉर्मूला कंप्लीट. अब मैं इस
आपको कुछ नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, नाउ अब आपको लूप रूल का यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो जंक्शन रूल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस जंक्शन पे I1 प्लस I2 का वैल्यू I3, एक इक्वेशन यही बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, मैं चारों का चारों इक्वेशन कर देता हूं और उसमें बता दूंगा कि बेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कितना, सबसे पहला है कि वेरिएबल कितना है, हमने 3 वेरिएबल माना, I1 I2 एंड I3। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो यानी हमें 3 इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, इसमें लूप भी कितना है, 3, एक लूप है, सेकेंड एंड पूरा बना के लेंगे तो 3, तो 3 लूप से 3 फॉर्मूला आ जाएगा, 3 इक्वेशन आ जाएंगे। और आप जंक्शन रूल लगा के निकालोगे तो यहाँ एक और 4 इक्वेशन आ जाएंगे। तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 है तो और दी बेस्ट, जो ऑप्शनल है वो सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम पहले लूप रूल लगाते हैं। तो लूप मैं सेलेक्ट करता हूं ए बी ई एफ, आप पे डिपेंड करता है। मैं प्रीवियस लेक्चर में एक ही इक्वेशन को बताया भी था सर्किट डायग्राम में कि आप ऐसे करके निकालो या ऐसे करके निकालो, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ए, इसमें किरचॉफ रूल लगाएंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज इक्वल टू सम ऑफ ई एम एफ होता है। तो चलिए ए से बी गए तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिला, कुछ नहीं कर सकते। बी से ई गए तो रेजिस्टेंस मिला 5 ओम। हम जा कहाँ रहे लूप में, बी से ई, इस टाइप से बी से ई, बट करंट किधर है, ई से बी। तो बताया था कि अगर आप प्रोसीड कर रहे हो करंट के उल्टा डायरेक्शन में तो आई आर का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो आई कितना, I2, और रेजिस्टेंस कितना, यानी ये हो जाएगा 5I2। जा रहे हैं हम लूप में B to E और करंट है E to B, सो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। फिर E से F गया तो नो रेजिस्टेंस, F से A गया तो 2 रेजिस्टेंस मिला, एक 10 ओम का एक 5 ओम का। और हम जा किधर रहे, F से A, और करंट किधर है, A से F, यानी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो प्लस 10I3 प्लस 5I3 इज इक्वल टू, ये क्या निकल गया, नेट आई आर का प्रोडक्ट। 3 रेजिस्टेंस था, 1 2 3, तीनों को लिख दिया। अब बचा ईएमएफ, तो ए से बी गया नो सेल, बी से ई गया तो सेल मिला, और पहला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 20, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इधर तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 कॉमन लेके 5 कट दिया। चलिए फिर लूप बी सी डी ई, आपको जो लूप पहले लेना ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसमें। बी सी डी ई बी, लूप में जहां चलते हैं वही एंड करते हैं। नाउ चलिए बी से सी जा रहे हैं हम, बी से सी गया तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, सी से डी गया, सी से डी गया तो 2 रेजिस्टेंस है, ये और इसमें करंट किधर है, डी से सी, यानी ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5I1 प्लस 10I1। फिर डी से ई गया, कुछ नहीं है, ई से बी गया, एक रेजिस्टेंस और मिला, और यहाँ पे ई से बी जा भी रहे हैं और करंट भी ई से बी की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी -5I2। तीनों रेजिस्टेंस कवर हो गया, इज इक्वल टू। अब ईएमएफ की बारी है, तो बी से सी नो सेल, सी से डी में 2 सेल है, जिसमें सी से डी जाने में पहला टर्मिनल पॉजिटिव मिला तो 30 वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव कितना, 10। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। सो ये हो जाएगा आपका कितना, 15I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 20। सो 5 कॉमन ले लेंगे तो 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल गया। अभी भी एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा बिकॉज 3 वेरिएबल है।
तो एक और ला लेते हैं, तो मैं पूरा ही लूप ले लेता हूं, इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए, ये पूरा का पूरा बड़ा लूप। तो चलिए आई आर का प्रोडक्ट ढूंढना है। ए से बी गया, नो रेजिस्टेंस, बी से सी, नो रेजिस्टेंस, सी टू डी रेजिस्टेंस मिला 2 जा रहे हम सी टू डी, और करंट किधर है, डी टू सी यानी पॉजिटिव। तो 5i1 प्लस 10i1, डी से ई नो रेजिस्टेंस, ई से एफ नो रेजिस्टेंस, एफ से ए जा रहे हम एफ से ए, और करंट है ए टू एफ यानी पॉजिटिव लेने का है। तो प्लस 10i3 प्लस 5i3 इज इक्वल टू, सेल की बात करें तो ए से सी में कोई है ना, सी टू डी में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10, बाकी कोई सेल ही नहीं है इस लूप में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15i1 प्लस 15i3 इज इक्वल टू 20। तो 15 कॉमन लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम 5 ले लेते हैं, 3i1 प्लस 3i3 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर हो गया मान लीजिए 3rd ओके। नाउ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब यहां से काम होता है मैथ्स का, अब मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। तो पहले तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन था आपका i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 4, यानी इसमें i2 i3 है, और यहाँ पे आपका है 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 4, और ये आपका 3i1 प्लस 3i3 इक्वल टू 4। अब आपको किसी को भी सच्चाई सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, तो मैं क्या करता हूं कि इस वाले को सॉल्व कर देता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये से ये वाला पोर्शन कैंसिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस हो गया, और ये माइनस ये हो जाएगा हाँ, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, -3i3 माइनस i2, पहले -i2 माइनस 3i3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो i2 प्लस 3i3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब i2 i3 में एक इक्वेशन निकल गया, एंड i2 एंड i3 में दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 यानी हाँ, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, यहाँ से टोटली मैथमेटिक्स है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 पे लिख ही देता हूँ मैं, 1 प्लस 3i3 इक्वल टू 4, और इक्वेशन 4 कितना है, i2 प्लस 3i3, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 0, ये निकला i2 और i3 में इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हैं कि i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे, इसमें इक्वेशन यानी मैं रैंडम वैल्यू लिया था, लेकिन इसमें इशू क्या आएगा कि इसमें इशू ये आएगा कि देखिए सेम चीज i2 प्लस 3i3 0 है, और यहाँ पे i2 प्लस 3i3 आपका वैल्यू जो है वो आपका 4 है, ठीक है। तो यानी ये कंट्राडिक्ट कर गया, तो हो सकता है कि मैंने जो डायग्राम लिया होगा वो डायग्राम में थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हुआ होगा, हो सकता है कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि i2 यहाँ से i2 i3 में रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है, i2 i3 में रिलेशन निकलेगा, ये 0 आया, ये वैल्यू 1 है, तो सेम वैल्यू हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि डेटा कहीं पे हो सकता है कि प्रॉब्लम किया होगा, बट जो इक्वेशन है हो सकता है कि चेंज, अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं यहाँ पे, या यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दूं तुरंत आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं,
यहाँ पे कर देता हूं मैं 5 वोल्ट। हाँ अब करके देखते हैं, अब आ जाएगा। यहाँ 5 वोल्ट, तो पहला लूप लिया था मैंने जिसमें कि कुछ आया ही नहीं था। ये दूसरा लूप लिया था, तो इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो ये आ जाएगा आपका 25। तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 कॉमन लिया। फिर इस वाले में लेंगे तो ये 5, तो ये हो गया आपका 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इक्वेशन राइट होगा 4, 5 एंड 5 का वैल्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही 3 इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एक रूल बताया था, मैं रैंडम एक सर्किट लिया था जिसमें रूल बताया था कि आपको सर्किट लेना कैसे है और सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके सर्किट्स हैं, इसीलिए आपको इस सर्किट पे बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन इसमें लिख देता हूँ, मतलब सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप सॉल्व करेंगे। ओके, मान लीजिए 10 वोल्ट है, 5 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है। ये सबसे A B C D E F। ओके, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप करंट डिवीजन। तो आपको पता है कि एक ही बैटरी है, तो करंट इधर आया I1, अब इधर भी सेल नहीं इधर भी सेल नहीं है, तो करंट मान लीजिए I2, इधर गया I3, I1 निकला है तो इधर जाएगा आपका I1, इधर तो पता है आपको I2 और इधर पता है I3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेसिकली क्वेश्चन करते कैसे हैं। ओके, नाउ अब हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वन ऑफ द इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए फेमस है, व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नोन रेजिस्टेंस। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जब यूज करेंगे तो हमें किसी वोल्टेज या किसी करंट का रिक्वायरमेंट नहीं है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, कुछ नोन रेजिस्टेंस दिया रहेगा, उस नोन रेजिस्टेंस के हेल्प से हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज is basically a circuit which is used to find some known resistance with some another to find the unknown resistance with the help of some known resistance। okay, तो पहले देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज, okay, so it is a circuit which is used to find unknown resistance with the help of some known रेजिस्टेंस। यानी कुछ रेजिस्टेंस आपको पता होगा और कुछ रेजिस्टेंस जो है मतलब दूसरे एक कुछ रेजिस्टेंस पता होगा और कुछ रेजिस्टेंस आपको पता नहीं होगा। यानी इस बेसिकली हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन से बनता है। जो चारों रेजिस्टेंस है वो आपको स्क्वायर के साइड के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज 4 वाइड कंसिस्ट करता है। इट consist 4 resistance arranged as a side of square। कैसे देखिए, इसमें
ओके, बीच में लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर, इधर से जो भी एक्सटर्नल सर्किट लगाना हो। ये जो अरेंजमेंट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे, अगर ऐसा डिजाइन देखें तो ट्राई करने का कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जो लगा होता है वो ठीक इसके अपोजिट एंड में, अगर मैं ये ऐसे लगा दूंगा तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस है आपका R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, यहाँ रेजिस्टेंस है R3 एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका R4, ठीक है। नाउ एक इस कंडीशन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से। यानी करते क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक अननोन रेजिस्टेंस है, कोई भी चारों में से कोई भी, मान लीजिए कि R1 अननोन है, तो बाकी तीनों के तीनों नोन होना चाहिए, यानी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ओके, नाउ टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो उसके लिए कंडीशन होता है कि गैल्वेनोमीटर से होके करंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी और ये 0 आएगा कैसे, तो उसके लिए आपको जो नोन रेजिस्टेंस है उसका एक सुटेबल वैल्यू लेना पड़ेगा। अभी हम उसका कंडीशन डिराइव करेंगे कि अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R1 R2 R2 R4 R3 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा। तो आपको एक सुटेबल रेजिस्टेंस का वैल्यू लेना है, ऐसे उसको अरेंज करना है कि इस गैल्वेनोमीटर से होके करंट का वैल्यू कितना हो जाए 0, और किसी वायर में करंट, किसी सर्किट में वायर लगा हुआ है और फिर भी उसमें करंट 0 है, ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो वायर डिस्कनेक्टेड हो सर्किट से, या जिस दो पॉइंट के अक्रॉस में बंधा हुआ है दोनों का वोल्टेज एग्जैक्टली सेम हो। यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, नाउ तो कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced if galvanometer shows no deflection। मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, मान लीजिए A B C D, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ VB, that is potential of B and VC, that is potential at C is equal, that is VB equal to VC हो जाए तो सेम पोटेंशियल के बीच करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके, तो ही हम इस सर्किट को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस का एक सुटेबल वैल्यू लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लेंगे तो आपका ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन है। अब हम कंडीशन डिराइव करेंगे कि what should be the value of R2 R4 R3 so that R1 कैलकुलेट भी हो जाए और ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी बन जाए, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा किरचॉफ का लूप रूल, ठीक है। अगेन वी विल हैव टू यूज किरचॉफ लूप रूल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम बिना वोल्टेज, अभी हम कंडीशन निकालेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कि रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिना किसी दूसरे वोल्टेज और करंट का, बस ये 3 रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लाना पड़ेगा। तो चलिए हम डिराइव करते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एग्जैक्टली सेम सर्किट हम ड्रॉ करेंगे।
condition for balanced Wheatstone bridge। तो पहले वही सर्किट बना लेते हैं। ओके, ये आपका गैल्वेनोमीटर ए बी सी डी। ओके, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का लूप रूल लगाना है। तो पहले मैं लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, फिर बाद में ये वाला। एज्यूम कीजिए कि यहाँ से करंट जा रहा है आपका I1 और यहाँ पे करंट जा रहा है I2। इफ इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा, Ig का वैल्यू 0, करंट फ्लो ही नहीं होगा। और अगर यहाँ पे करंट नहीं है, इसका मतलब जो करंट यहाँ है वो पूरा का पूरा करंट कहाँ चला गया, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इधर करंट ना 0 हो। सिमिलरली I2 करंट यहाँ गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका I2 करंट। नाउ इन लूप ABCD, सॉरी ABCA लगे तो किरचॉफ लूप रूल, प्रोडक्ट ऑफ IR लेना है। तो A से B गए तो करंट भी इधर ही है, जिधर मैं लूप जा रहा हूं तो करंट भी उधर ही है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो माइनस ऑफ IR1। फिर B से C गए तो गैल्वेनोमीटर है बट करंट 0 है, तो IR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नाउ C to A में करंट है A to C और हम जा रहे हैं C to A, तो उल्टा हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। दैट इज I2 I3 इज इक्वल टू, इस लूप में नेट EMF कितना है, 0, क्योंकि इस लूप में कोई भी सेल कनेक्टेड है ही नहीं। तो इसको इक्वल कर देंगे 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन लूप BDCB में लगाइए किरचॉफ रूल। तो B से C D में एक रेजिस्टेंस है, करंट है I1, तो माइनस ऑफ I1 R2। फिर D से C गया तो करंट का उल्टा जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस I2 R4 इज इक्वल टू, अगेन इसमें कोई सेल नहीं है तो नेट EMF 0, तो यहाँ से आ जाएगा I1 R2 इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं, तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। ओके, नाउ यहाँ से I1 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। दिस इज कंडीशन। अब अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस, चाहे वो I2 हो चाहे I3 हो, कोई भी एक रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, तो देखिए 3 रेजिस्टेंस पता होगा तो 4th रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। कहने का मतलब हुआ अगर इन दोनों का रेशियो के बराबर हो जाए तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। इन दैट कंडीशन गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होगा, 0। तो आप डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो देखिए ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी जब तक ये कनेक्टेड है, इसके एक भी रेजिस्टेंस, यानी अगर मान लें करंट इसमें 0 नहीं है, यानी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो, तो ये एक भी रेजिस्टेंस इसमें, मतलब कोई भी 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस ना सीरीज है ना पैरेलल है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये कोई सीरीज और पैरेलल दोनों में से कुछ भी नहीं। ओके,
सो नाउ तो ये कंडीशन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, R1 R4 इक्वल टू R2 R3। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इसका यूज सर्किट सॉल्व करने में बहुत यूज होता है, इसका सर्किट सॉल्यूशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सर्किट्स आते हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का अच्छा नॉलेज है तो आप सर्किट को छोटा कर सकते हैं, और नहीं पता है तो फिर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच गैल्वेनोमीटर नहीं लगाने का, इन दोनों के बीच गैल्वेनोमीटर लगाने का। अगर इन दोनों के बीच लगाया तो कभी करंट जीरो होगा ही नहीं, अगर जीरो हुआ तो फिर सर्किट में ही करंट नहीं होगा। इसे ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो सर्किट जो है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। यहाँ से कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको R1 नहीं पता था तो R2 अपॉन R4 इंटू R3 कर दीजिए, बाकी तीन वैल्यू तो आपको पता ही है, R1 निकल जाएगा। तो कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आप दूसरे से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड आपका मीटर ब्रिज आता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक थियोरी है, इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है मीटर ब्रिज, जिसका मतलब हुआ कि मीटर ब्रिज जो है वो आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यानी जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का यूज करके मीटर ब्रिज का डिजाइन करते हैं, जो कि 12th में प्रैक्टिकल का पार्ट भी है। ठीक है, मीटर ब्रिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। व्हाट इज मीटर ब्रिज, और इसको मीटर ब्रिज कहते क्यों है? ठीक है, सो नाउ मीटर ब्रिज है क्या, एंड इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज का पहले ये देखते हैं मीटर ब्रिज है क्या। सो इट इज अ सर्किट विच इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर। किसी भी वायर का अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, तो आप मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। सो इट इज अ डिवाइस which is used to find resistance of wire। कोई भी कंडक्टिंग वायर हो उसका रेजिस्टेंस आप मीटर ब्रिज के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, और ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इट इज बेस्ड ऑन the principle of Wheatstone bridge. Now why it is called meter bridge? तो हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नोन रेजिस्टेंस। तो इसमें हम अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अनदर रेफरेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस अपने को पता हो। ठीक है, तो जो हम रेफरेंस वायर यानी जिस वायर के रेफरेंस लेकर के हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं उस वायर का लेंथ 1 मीटर का होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। और जो वायर होता है वो आपका बहुत ही पतला स्टील का वो स्ट्रिंग होता है, वायर का बहुत पतला वायर का स्ट्रिंग होता है। ठीक है, जनरली आपके जो स्टील है उसका भी होता है, जो गिटार में स्ट्रिंग लगता है एज इट इज सेम, प्रैक्टिकल्स में आप देखोगे स्टेनलेस स्टील भी होता है ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, लेकिन जनरली हम कंडक्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कंडक्टर का बना होता है। नाउ सो द रेफरेंस वायर
used in meter bridge is of 1 meter. That's why it is known as meter ब्रिज, इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब इसका सर्किट एंड इसके हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस डिफिनीशन को रफ कर देता हूँ, डिफाइन है वो किस प्रिंसिपल में बेस्ड है, उसके बाद में सो डैट कि एक ही बोर्ड पे आपका सर्किट डायग्राम भी रहे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाए। ओके, तो इसको देखिए। अब मीटर ब्रिज का डिजाइन क्या होता है, जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि मीटर ब्रिज बेसिकली विजुअलाइज हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। चलिए, इसमें होता है 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का वायर, ओके, स्ट्रेट। ये वायर स्टील का एक मेटालिक स्ट्रिप होता है, व्हाइट कलर का होता है। इस मेटालिक स्ट्रिप जो कि 90 डिग्री पे बेंट रहता है, ये है आपका मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। एक यहाँ पे वायर फिक्स होता है और फिर आपका ये वाला पोर्शन भी फिक्स होता है। तो कभी ये कई बार ये क्या होता है, मेटालिक स्ट्रिप निकल जाता है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉब होता है जिससे आप ये वायर को टाइट करते हैं, ओके। बीच में भी एक मेटालिक स्ट्रिप लगा होता है और इसमें 2 गैप होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब ये जो मीटर ब्रिज है इसके ठीक नीचे यानी इनफैक्ट जो वुडन स्केल आता है उसके ऊपर ये मीटर ब्रिज फिट रहता है ताकि कहीं भी लेंथ फाइंड किया जा सके। तो ये जो आपका वुडन बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो 1 मीटर के स्केल पे फिक्स रहता है, ठीक है। मैं रैंडम वे में बना देता हूँ ताकि सिर्फ इतना आइडिया लग जाए कि बेसिकली ये मीटर स्केल है, ठीक है। 1 मीटर का यानी इसका जो वायर का लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। नाउ ये पोर्शन कनेक्टेड होता है बैटरी से एंड इसमें लगा होता है की। और जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं वहां इस बैटरी को बैटरी एलिमिनेटर बोलते हैं। बैटरी एलिमिनेटर मतलब एक डिवाइस होता है जो 220 वोल्ट से घर से कनेक्टेड होता है और उसमें आपको 2 वोल्ट चाहिए तो पिन निकाल के 2 वोल्ट पे 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट का, तो ये बैटरी एलिमिनेटर होता है। प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे बोल देते हैं सेल यार बैटरी। ये आपका है कि ये बैटरी है, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर हो गया, ये जो रेफरेंस वायर हो गया यहाँ से लेकर के ये जो आपका है ये आपका रेफरेंस वायर हो गया जो बाकी वायर से अलग दिखना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। दिस इज द रेफरेंस वायर, ओके। इस ये भी मेटालिक स्ट्रिप है, ये भी मेटालिक स्ट्रिप है, ये भी मेटालिक स्ट्रिप है, एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, जो वुडन ब्लॉक पे फिट होता है, नीचे से वुडन पार्ट होता है वहां फिक्स होता है ना। ये 2 गैप है, इसमें एक गैप में आप एक रेजिस्टेंस लगाइए जिसका रेजिस्टेंस आपको पता हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बीच में एक लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स और मान लिया रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें एक ही बॉक्स में आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ इस टाइप से होता है, ये आपको वुडन ब्लॉक वुडन लकड़ी का बना होता है।
इस पे ऐसे ऐसे करके आपको नॉब लगा होता है, ओके। यहाँ पे 2 होता है जो जिससे आप कनेक्ट करोगे सर्किट में, और यहाँ पे जैसे 1 ओम, 1 2 2 5 10 100 200 500 1000 10,000 ऐसे करके 20,000, और एक सबसे लास्ट होता है इंफिनिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉब लगा होता है जैसे ये। अब यहां से नॉब बाहर निकाल दोगे तो यानी इस पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। अगर आप 2 ओम और 1 ओम पे नॉब लगा होता है, पिन को बाहर निकाल दो तो इस पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 + 1 सीरीज में कनेक्ट 3 ओम। अगर आपको 4 का चाहिए तो यहां से और यहां से नॉब बाहर निकाल दीजिए तो आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, यानी इस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। अगर आपने ये हटा दिया तो ये पूरा, अगर तो ये पूरा कितना हो जाएगा 5 + 5 10 ओम। तो वो डायरेक्टली हम यहाँ से भी हट निकाल सकते हैं। तो जितना आप जहाँ से नॉब निकाल लोगे उसको ऐड कर दीजिए, रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाएगा। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली 3-4 बारी परफॉर्म किया जाता है। जैसे पहले यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम रखा, फिर यहाँ का रेजिस्टेंस 10 ओम रखा, फिर 100, यानी 3-4 वैल्यू अपने मन से आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस R है, ये आपको नोन रहेगा। आप जब यूज करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने कितना ओम रेजिस्टेंस लगाया, और इसमें उस वायर को लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। कोई भी घर में जो वायर्स होते हैं उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, जैसे मुझे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो मैं इसका एक एंड से यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, एक एंड से यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। तो जिस भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उस वायर को इसके बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस S है, ठीक है, ओके। और ये आपका रेजिस्टेंस। नाउ उसके बाद इसके बीच के स्ट्रिप से लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर, जो डिफ्लेक्ट होकर के करंट बताता है, और इसके एंड पे लगा होता है, इसको बोलते हैं हम जॉकी, जो कि आपका पेन के जैसे होता है। स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू ड्राइवर के एंड में जो होते हैं वो चिपटा रहता है, लाइक द सेम इसमें पेन जैसा ही रहता है। इसके पीछे साइड से ऐसे मार करके इस पीछे साइड से ये वायर लगाने के लिए रहता है, इससे कनेक्टिंग वायर जो होता है वो, और आगे साइड से ये नेप टाइप, ताकि इसको आप इस वायर पर फ्रीली मूव कर सकें। ये फिक्स नहीं रहता है, ये आपके हाथ में होता है, आप वायर पे कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, मूवेबल होता है, आपको इस पूरे वायर पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज, ओके। नाउ अब इसका हम वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। तो वर्किंग ये है कि मान लीजिए पहला काम क्या करना है आपको कि गैल्वेनो ये की ऑन कर दीजिए। जब गैल्वेनोमीटर अब क्या कि जैसे ऑन किया और गैल्वेनोमीटर से टच करोगे, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं होगा, और अगर ये कनेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपका काम है इस जॉकी को यहां से लेकर के धीरे 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 करके इस वायर पे मूव करना। कहां तक मूव करना है? यहां टच किया, डिफ्लेक्शन शो किया, ओके। अब धीरे धीरे क्या कीजिए, वायर पे अलग अलग टच कीजिए। आपका काम क्या है कि वायर को वहां टच करवाना है जिसके कारण से इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो आपको वायर पे धीरे धीरे मूव करोगे तो आपका पहले किया डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन धीरे 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 कर जब जाओगे तो धीरे धीरे आपको डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसे आएगा वायर पे जहां पे गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है यानी डिफ्लेक्शन वो 0 हो जाएगा, निडल बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो समझ जाने का ये बैलेंस्ड पॉइंट मिल गया। इसका मतलब हुआ ये इसके टच में भी है और फिर भी डिफ्लेक्शन 0। इसका मतलब हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है आपका सेम है, ठीक है।
जो कि इसका मतलब हुआ कि इधर से करंट नहीं जाएगा, तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। जहां पे अपने एक नल पॉइंट मिला है उसको हमने डी पॉइंट मान लिया। सो लेट डी इज नल पॉइंट। जहां पे अगर जॉकी कनेक्टर रखोगे तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा? 0, फॉर विच रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। तो अब ये 0 हो गया, तो मान लीजिए कि यहां से कुछ डिस्टेंस पे मिला होगा, तो ये स्केल के ऊपर ही लगा होता है। तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो आपका L है, यानी L डिस्टेंस पे आपको बैलेंस पॉइंट मिला। तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर का है तो L सेंटीमीटर पे ये मिला, तो दूसरे एंड से कितना हो जाएगा? 100 में से L घटा दीजिएगा तो ये। नाउ लेट RCM मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर वायर, RCM मान लीजिए लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ वायर पर सेंटीमीटर, यानी हर 1 सेंटीमीटर का पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है इतना। ठीक है, तो जब 1 सेंटीमीटर का लेंथ रेजिस्टेंस RCM है तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? सो रेजिस्टेंस ऑफ LCM वायर कितना हो जाएगा? RCM इंटू L। 1 का RCM है तो L का कितना होगा? मल्टीप्लाई। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L CM वायर कितना हो जाएगा? RCM इंटू 100 माइनस L। तो आपका इस यानी आपका इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ AD पता लग गया, RCM L, एंड रेजिस्टेंस ऑफ DB पता लग गया, दैट इज RCM 100 माइनस L। ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, जहां पे इन दोनों के बीच करंट का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो अब लगाइए व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। सो अप्लाइंग कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाते हैं तो S अपॉन R इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, दैट इज AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DB। सो S अपॉन R का वैल्यू, RAD का वैल्यू दे रखा है, RCM L अपॉन RDB का है RCM 100 माइनस L। यहां से RCM कैंसिल, तो S अपॉन R इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। सो L इक्वल टू R ऑफ L अपॉन R। ये आपको पता है, L जो लेंथ है वो पता रहेगा, तो 100 माइनस L भी पता होगा। तो बचा क्या पता करने के लिए? सिर्फ S। तो आप इसके हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो किसी भी वायर का जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मीटर ब्रिज, जो कि व्हीट स्टोन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ओके, अब इन प्रैक्टिकल्स, जो प्रैक्टिकल्स होता है तो उसमें अलग अलग, ये चलिए ये एक बारी फॉर्मूला सेम ही है, एक बारी जैसे मान लीजिए 10 ओम रखा,
तो 10 ओम लेंगे तो एस अलग निकलेगा, एक फिर 10 ओम लिया तो फिर बैलेंसिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। अगर आप ये 10 लोगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर एक बार 50 ले लीजिए, एक बार 100 ले लीजिए, 3 बारी एस का वैल्यू आएगा, 3 बारी 4 बारी 5 10 बार करोगे सब अप्रोक्सीमेट नियर बाय आएगा। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो जितना भी आपने निकाला है एस का वैल्यू उन तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अननोन वैल्यू। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है एंड थियोरी में भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके थियोरी आपको लिखने पड़ेंगे। लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ AB, दिस इज अ मीटर ब्रिज वायर, इट इज फिटेड या स्ट्रेच्ड इन डॉट बिटवीन द टू मेटालिक स्ट्रिप। ये थियोरी पोर्शन आपको इंक्लूड करना है, बाकी ये पोर्शन जो है डेरिवेशन पोर्शन वो आपका पूरा इंक्लूडेड है इसमें। तो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज द लास्ट टॉपिक। अब पोटेंशियोमीटर में पहले आएगा प्रिंसिपल व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, फिर है उसका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड देन आफ्टर उसके दो एप्लीकेशन है जो फर्दर 12th के प्रैक्टिकल्स का टॉपिक है वो, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, देन आफ्टर उसका एप्लीकेशन। तो तुरंत देख लेते हैं इसका साथ डिफाइन कि पोटेंशियोमीटर है क्या, ओके। तो केमिस्ट्री में भी टर्म आता है ये पोटेंशियोमीटर। जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम घर में या सर्किट, कहीं भी सर्किट हो, उसके किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो बैटरी का, किसी सेल का जो ईएमएफ है उसको वोल्ट मीटर फाइंड नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेसिक डिफरेंस देखना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर और जो वोल्टेज है वो यानी पोटेंशियल है वो, और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी के पास जब कोई बैटरी किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं होता है तो उसके पास जो वैल्यू होता है उसको हम उसका ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और जब वही सर्किट में कनेक्ट कर दीजिए तो पोटेंशियल हो जाएगा। तो फिर डिफाइन देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या और वोल्ट मीटर से ये कैसे डिफर करता है। ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर, it is a device which is used to measure the EMF, that is electromotive force of a cell or battery, जिसका निकालना। और ये पोटेंशियोमीटर वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज भी मेजर कर सकता है और ईएमएफ तो मेजर करता ही है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल ईएमएफ नहीं मेजर करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम उसका ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये स्टार्टिंग में जब बैटरी या सेल बना था तो उस टाइम पे बस इतना पता था कि बैटरी लगाने से किसी वायर में करंट आ जाता है, और करंट के लिए क्या चाहिए अपने को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसेप्ट लगाया गया, इसका मतलब हुआ कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसका मतलब हुआ कि बैटरी पे फोर्स लगाने का कैपेसिटी है, पावर है। इसका मतलब है कि बैटरी के पास जो भी है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉज है, इसीलिए उसको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला गया। ठीक है, बाद में जब बहुत सारे स्टडीज हुए तो पता लगा कि बेसिकली जो ये तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट करता ही करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट करता है, यानी एक टाइप से ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी बैटरी का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बेसिकली। तो इसका मतलब हुआ कि बैटरी या सेल जो है वो एक टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये नाम ऑलरेडी फेमस हो गया था तो नाम चेंज नहीं किया। तो बैटरी के पास जो
आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम उसका बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, वो भी एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यूनिट जो होता है वो भी उसका वोल्ट ही होता है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है कब, जब बैटरी या सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, यानी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे मार्केट से आपने परचेज करके लाया 5 वोल्ट का बैटरी, तो वो 5 वोल्ट उस बैटरी का ईएमएफ दिखाता है। और अब वोल्ट मीटर आता है, ठीक है, 2 पिन होते हैं, जनरली अवेलेबल होता है। अब उसे चेक करोगे तो एग्जैक्टली कभी 5 वोल्ट नहीं दिखाएगा, हमेशा ही 5 वोल्ट से कम ही दिखाए, भले 4.9 दिखाए, 4.98 दिखाए, लेकिन वो कभी भी ईएमएफ के बराबर शो नहीं करेगा। रीजन, जब आप वोल्ट मीटर लगाते हो इसका मतलब हुआ कि सर्किट कंप्लीट हुआ, तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होगा इसका मतलब बैटरी कुछ ना कुछ अमाउंट में डिस्चार्ज हुआ होगा, और बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं होगा। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल व्हेन बैटरी और सेल इज नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। यानी सिंपल सेल है, इसका 5 वोल्ट लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, ठीक है। और अगर यही चीज, मैं पीछे टॉपिक आया था इंटरनल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, वहां भी इसको एक्सप्लेन किया था कि और अगर आपने इसी को बैटरी या किसी डिवाइस से या डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, तो ये अब जो इसके पास सर्किट में होगा वो होगा आपका पोटेंशियल। ये डिफरेंस मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के टाइम पे भी बताया था, ठीक है। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर हमने देख लिया, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में इससे 4 प्रैक्टिस चैप्टर के 4 प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग, मीटर ब्रिज, इसमें ओम्स लॉ का भी आता है, ओम्स लॉ वाला पोर्शन भी है, ठीक है। एंड पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में फर्दर 2 एप्लीकेशन है, एक हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, यानी 2 सेल के ईएमएफ को हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। इस लेक्चर में जो एक न्यूमेरिकल पार्ट था वो बताया था व्हीट स्टोन, सॉरी ये आपका किरचॉफ लॉ बेस्ड, उस न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जहाँ से भी हो सके वहाँ पे बहुत अच्छे से करने का, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इन जनरल आने के चांसेस 99% रहता है। यानी 1% ऐसा होता है कि चलो कोई और टॉपिक से उठा दिया न्यूमेरिकल, अदरवाइज 99% रहता है कि उस टॉपिक से दे, इसीलिए उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करने का, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।